दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूं ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर। क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से मैं आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर की कोई भी हॉरर स्टोरी नहीं लेकर आया था, जिसकी वजह से आप लोगों में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। पता नहीं आप लोगों को ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी से इतना ज्यादा प्यार क्यों है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों की ख्वाहिशों का ध्यान रखता हूँ, उसी तरीके से आप भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। दरअसल मैं आप लोगों के लिए जो भी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूँ, उस पर लगभग हर वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं। लेकिन इतने व्यूज आने के बाद भी आप में से 1000 लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब कभी भी आप मेरी स्टोरी को सुनो, तो स्टोरी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ने में मदद मिलती है। कम से कम जब तक किसी भी वीडियो पर आपको 1000 लाइक नहीं दिखे, तब तक आप सभी को उस वीडियो को लाइक करना ही है। और इस चीज में मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरीके से मेरे लिए आप सभी लोगों में से हर एक इंसान का सपोर्ट जरूरी है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम शंकर है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी शंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उस वक्त की है जब मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए काफी लंबा समय हो चुका था। आज मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 30 सालों के दौरान एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी, जिसको अगर आज आप लोग भी सुनेंगे तो आपको भी उस कहानी को सुनकर डर के एहसास के साथ साथ एक चीज की सीख भी जरूर मिलेगी। लेकिन अब वो सीख किस चीज की मिलेगी, ये तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। दरअसल वो बात आज से लगभग 15 साल पहले सन 2009 या 10 के आसपास की है। उस वक्त मैं मध्य प्रदेश में ही मौजूद एक सीमेंट फैक्ट्री में फैक्ट्री के मालिक का ट्रक चलाने का काम किया करता था। उस वक्त मुझे उस फैक्ट्री में ट्रक चलाते हुए लगभग 5 साल का समय हो चुका था, और इसी वजह से मेरी उस फैक्ट्री के मालिक से काफी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी। दोस्तों, मेरा शुरू से ही एक सपना था कि एक दिन मेरा खुद का भी एक ट्रक हो। आखिर मैं कब तक दूसरे लोगों के ट्रक पर ही मजदूरी में ड्राइविंग का काम करता रहूंगा, और मेरे इस सपने को साकार करने के लिए मैं हर दिन पैसों की थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहा था, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद का एक ट्रक लेना था, चाहे फिर वो नया ट्रक हो या फिर कोई पुराना सेकंड हैंड ट्रक हो। पर जल्दी ही मुझे इस चीज का एहसास हो जाता है कि मैं नया ट्रक तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नया ट्रक बहुत ज्यादा महंगा आता था। इसी वजह से मैंने अब नया ट्रक लेने की बात तो मेरे मन से निकाल दी थी, और अब मैं सोच रहा था कि मैं कोई पुराना ट्रक ही खरीद लूं। इसी वजह से एक दिन मैं मेरी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक से जाकर कहता हूं कि मलिक, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई सेकंड हैंड ट्रक हो तो आप मुझे वो ट्रक दिला दीजिए, क्योंकि मुझे भी अपना खुद का एक ट्रक खरीदना है। अब मेरी फैक्ट्री के जो मालिक थे वो काफ़ी दिलदार इंसान थे। वो किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। इसी वजह से उस दिन वो मुझे कहते हैं कि अगर मेरी नज़र में कोई ऐसा ट्रक होगा जो तुम्हारे लायक हो तो मैं तुमको ज़रूर बताऊंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक से जब मैं माल की डिलीवरी करने के लिए मालिक के ही ट्रक को लेकर गया हुआ था, तभी उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि अरे शंकर, तुमने मुझे कहा था ना कि अगर कोई पुराना ट्रक मिले तो आप मुझे बताना। तो आज मेरी नज़र में तुम्हारे लायक एक पुराना ट्रक है। अगर तुम चाहो तो मैं सामने वाली पार्टी से उस ट्रक को खरीदने की बात करूं। मालिक के मुंह से ये बात सुनकर एक बार तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूं,
और फिर उनसे कहता हूँ कि आप बात कर लीजिए। जब मैं माल की डिलीवरी करके वापस आ जाऊंगा तो आपके साथ चलकर मैं उस ट्रक को देख आऊंगा। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। मालिक के साथ एक दिन मैं उस ट्रक को देखने के लिए चला जाता हूँ। दरअसल वो ट्रक दूसरे स्टेट का था, यानी कि वो यूपी का ट्रक था। जब हम उस ट्रक को देखने के लिए गए तो वो ट्रक हमें किसी फैक्ट्री या फिर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिलने के बजाय एक आदमी के घर पर खड़ा हुआ मिलता है। जब हम लोग वहां पर वो ट्रक खरीदने गए तो वो आदमी दिखने में काफी बूढ़ा था। उस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इस ट्रक को चलाता होगा। तभी मैं उस आदमी से पूछता हूँ कि ये ट्रक किसका है जिसको आप बेच रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरे बेटे का ट्रक है और मेरा बेटा दूसरे काम में लग गया है, इसी वजह से मैं इस ट्रक को बेच रहा हूँ। तो मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूँ कि आप अपने बेटे से मेरी बात करवाइए। तो वो कहता है कि मेरा बेटा तो विदेश में है, इस वक्त उससे बात नहीं हो सकती, लेकिन उसने मुझे कहा है कि कोई अच्छा ग्राहक मिलते ही मैं इस ट्रक को बेच दूं और मेरे पास इस ट्रक के सारे कागजात भी हैं। जब उस बूढ़े आदमी ने मुझे वो बात कही तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है और फिर मैं ट्रक के पास जाकर उसकी कंडीशन देखने लगता हूँ। ट्रक दिखने में वैसे तो ठीक ठाक था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई महीनों से उसी जगह पर वैसे की वैसे ही खड़ा हो, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा धूल जमी हुई थी। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है कि ये तो इस जगह पर काफी दिनों से खड़ा है, इसी वजह से इसके ऊपर इतनी धूल जम गई है। आप इसकी चिंता मत करिए, अगर आपको ये ट्रक पसंद आता है तो मैं इसकी सफाई करवा कर आपको दे दूंगा। अब उस दिन वो ट्रक मालिक को भी काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इसी वजह से हम लोग उस ट्रक को खरीदने का पूरा मन बना लेते हैं और फिर आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। लगभग 10 से 15 दिन बाद कागज कार्यवाही पूरी होने पर हम लोग उस ट्रक को वहां से अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं और फिर थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करवाकर मैं उस ट्रक को अपने काम में चलाना शुरू कर देता हूं। लेकिन जिस दिन हम लोग उस ट्रक की पूजा कर रहे थे, उस दिन फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था। दरअसल उस वक्त मेरे ट्रक ड्राइवर की लाइन के सभी दोस्त फैक्ट्री में मौजूद थे और हम सभी लोग ट्रक के सामने खड़े होकर उसकी पूजा कर रहे थे कि तभी पता नहीं अचानक से कहां से एक मोटा सा पत्थर हवा में उड़ता हुआ सामने की तरफ से आता है और उस ट्रक के सामने वाले शीशे पर इतनी जोर से लगता है कि वो शीशा पूरा का पूरा टूटकर झड़ जाता है और आगे की तरफ खड़े हुए सभी लोगों पर गिरता है, जिसकी वजह से सबको थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोट भी आती है। उस वक्त सभी को ऐसा ही लगा था जैसे किसी ने जोर से पत्थर फेंककर उस ट्रक के शीशे को तोड़ा हो। लेकिन उस वक्त हमने आसपास बहुत ज्यादा देखने की कोशिश की, लेकिन हमको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उस दिन नुकसान तो काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस चीज को नजरअंदाज किया और उसी दिन मैं उस ट्रक के शीशे को फिर से सही करवाकर दूसरे दिन से ही ट्रक को काम पर लगा देता हूं। अब मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब मैं किसी दूसरे के ट्रक पर नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं मेरे खुद के ट्रक को चला रहा था। लेकिन मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी यह खुशी थोड़े ही दिनों की है और आगे चलकर मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी वजह से मुझे इस ट्रक को खरीदने पर काफी ज्यादा पछतावा होने वाला था। दरअसल जब से मैंने वो ट्रक खरीदा था, तब से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे आगे चलकर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन शुरू में मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतना बड़ा खर्चा करके ये कदम उठाया है, इसी वजह से मेरे मन में ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। लेकिन वो ख्याल अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। ट्रक चलाते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा ट्रक चलते चलते अपने आप ही सामने की तरफ चल रहे दूसरे किसी साधन में ठुक जाएगा। इसके साथ ही जब मैं उस ट्रक को चलाने के लिए उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उस केबिन में मेरे ही बगल में मेरे अलावा कोई और भी बैठा है, लेकिन गौर से देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता था। इस चीज का एहसास मुझे तब होता था जब मैं सामने की तरफ नजर करके ट्रक चला रहा होता था, तो मुझे सामने की तरफ गौर से देखते वक्त अचानक से यह एहसास होता था कि जैसे मेरे बगल में कोई बैठा है। पर अचानक से जब मैं अपनी गर्दन और नजरों को घुमाकर उस तरफ देखता था, तो वहां पर कोई नहीं होता था। इससे पहले मुझे ट्रक चलाते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन आज तक भी किसी भी ट्रक को चलाते वक्त
मुझे ऐसे ख्याल नहीं आते थे, पर इस ट्रक को लाने के बाद तो मेरे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगा था। जब मैं किसी हाईवे या सड़क पर उस ट्रक को चला रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे ट्रक का पीछा कर रहा है या फिर कोई मेरे पीछे दौड़कर मेरे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक दो बार तो ट्रक चलाते वक्त मुझे ट्रक के साइड वाले मिरर में कोई मेरे ट्रक के पीछे भागता हुआ भी नजर आया। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मैंने सोचा कि कहीं पीछे की तरफ से मेरे ट्रक से कोई सामान तो नहीं गिर गया, लेकिन जब मैं उस ट्रक को रोक कर देखता था तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। पर धीरे धीरे मैंने इस चीज को नोटिस किया कि मेरे साथ वो घटना हमेशा एक ऐसी जगह पर होती थी जो जगह बिल्कुल सुनसान हो, जिसके आसपास में कोई भी रिहायशी बस्ती या फिर कोई भी रिहायशी इलाका ना हो, जिस जगह पर ना ही कोई ज्यादा आने जाने वाले लोग हों। ऐसी जगह पर मेरे साथ अक्सर वो घटना होती थी जिसमें मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरे ट्रक का पीछा कर रहा है या फिर मेरे ट्रक के पीछे दौड़कर मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। अब ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि ये चीज हमेशा मेरे साथ एक ऐसी जगह पर होती है जो जगह बिल्कुल सुनसान रहती है। तो फिर इस चीज के समझ में आने के बाद चाहे मेरे साथ वो चीज कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन उस चीज का एहसास होने के बाद भी मैं अपने ट्रक को नहीं रोकता था। अब जब मैं उस चीज का एहसास होने के बाद भी उस ट्रक को नहीं रोकता था तो फिर अब धीरे धीरे मेरे साथ एक चीज और होने लगी थी। दरअसल जब उस वक्त मैं ट्रक को नहीं रोकता था तो ट्रक चलाते वक्त खिड़की से दूर से मुझे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी, और वो आवाज हवा के साथ बहती हुई आती थी, जो कि मेरे पास से कुछ इस तरह से गुजरती थी जैसे सामने की तरफ से आ रहा कोई दूसरा गाड़ी वाला या फिर कोई दूसरा वाहन गुजरा हो जो कि अपने बगल से सर्र से निकल जाता हो। ठीक वैसे ही वो गूंजती हुई आवाज मेरे कानों के बगल से होते हुए खिड़की के बाहर से गुजर जाती थी, और वो आवाज कुछ इस तरह की होती थी कि जब मुझे उस चीज का एहसास होता था कि मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, और उस वक्त जब मैं उस ट्रक को नहीं रोकता था तो फिर मुझे एक आवाज सुनाई देती थी कि रुक जा, रुक जा, रुक जा। और यह आवाज कुछ बहुत ही भारी सी और गूंजती हुई आवाज में मुझे सुनाई देती थी। इसके साथ साथ ही जब मैं इस चीज को भी नजरअंदाज करता था तो मुझे पीछे से आवाज आती थी कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, रुक जा, वरना तेरे साथ आगे चलकर कुछ ठीक नहीं होगा। अब जिस दिन पहली बार मुझे ये आवाज सुनाई दी थी उस दिन तो मैं काफी ज्यादा डर गया था, और मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि इस ट्रक के लेने के बाद ही मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, वरना आज से पहले भी मैं जब दूसरे ट्रक को चलाया करता था तो इन्हीं रास्तों से होते हुए गुजरा करता था। लेकिन अगर इस रास्ते में कोई दिक्कत होती या इस रास्ते पर कोई ऐसी चीज होती जो मुझे परेशान करती तो फिर वो चीज आज से पहले तो मुझे परेशान नहीं की थी। इसका मतलब दिक्कत रास्ते में नहीं बल्कि इस ट्रक में ही है। अब मैंने उस ट्रक को वापस बेचने का मन बना लिया था, लेकिन वापस बेचने का मन बनाने के साथ साथ ही मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं तो इन सभी अजीब सी हरकतों से परेशान होकर इस ट्रक को बेच रहा हूं, लेकिन मेरे साथ वाले और मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग ये सोचेंगे कि होशियारी का मारा ट्रक तो लेकर आ गया और फिर संभाला नहीं गया, इसी वजह से बेच दिया। तो अब उस ट्रक को बेचना मेरी इज्जत पर दाग लगने के जैसा हो गया था, क्योंकि उस ट्रक को लाने से पहले मैंने लोगों से कई बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि अब तो मैं मेरा खुद का ट्रक लेकर आ गया हूं, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा। लेकिन अगर मैं कुछ ही दिनों बाद उस ट्रक को बेच देता तो फिर उन लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। इसी वजह से मैं उस ट्रक को बेचने का प्लान कैंसिल कर देता हूं। लेकिन अब मेरे साथ आगे चलकर एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसके होने के बाद मैंने उस ट्रक को उसी बूढ़े आदमी के घर पर ले जाकर खड़ा कर दिया था जिस बूढ़े आदमी से मैं वो ट्रक खरीद कर लाया था। क्योंकि जब मेरे साथ वो घटना हुई थी तब मुझे यह चीज समझ में आ गई थी कि जिस जगह से मैं इस ट्रक को लेकर आया हूं मुझे वापस इसको उसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी जान बचाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लोगों को अगर बातें बनानी होंगी तो वो बना लेंगे। इस ट्रक को बेचकर मैं फिर से कोई दूसरा ट्रक खरीद लूंगा। लेकिन उस घटना के होने के बाद तो मुझे ये ट्रक बिल्कुल भी नहीं चलाना था, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी कि उसके होने के बाद मेरी तो रूह तक कांप गई थी।
दरअसल एक दिन मैं अपनी सीमेंट की फैक्ट्री से अपने ट्रक को लोड करके जिस जगह पर मुझे माल पहुंचना था उस जगह के लिए अपने ट्रक को लेकर निकल जाता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि हम ट्रक ड्राइवर लोग दिन के बजाय रात के समय में सफ़र तय करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त हम लोगों को सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। इसी वजह से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देरी लगती है और कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन रात के वक्त हमें दिन की तुलना में सड़क थोड़ी खाली मिलती है, जिसकी वजह से हम थोड़ी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन भी मैं अपने ट्रक को लोड करने के बाद शाम के वक्त उस फैक्ट्री से निकल गया था और वो माल मुझे हरियाणा के ही एक सीमेंट के गोदाम में पहुंचाना था। उस दिन मैं लगभग शाम के 7 बजे के आसपास में सीमेंट फैक्ट्री से निकला था। अब मुझे फैक्ट्री से निकले हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया था और उस वक्त तक रात के करीब 11 बज चुके थे। इसी वजह से उस वक्त मैंने ट्रक चलाते हुए सोचा कि मैं ट्रक को थोड़ा साइड में रोककर हल्का हो लेता हूँ और अगर कोई ढाबा मिल जाता है तो थोड़ी चाय भी पी लूँगा। अब थोड़ी ही देर बाद उस हाईवे पर चलते हुए मुझे एक ढाबा नज़र आता है और जैसे ही मुझे वो ढाबा दिखाई देता है तो मैं अपने ट्रक की स्पीड को दूर से ही थोड़ा धीमा करने लगा था और फिर अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में खड़ा करके मैं उस ढाबे की तरफ चाय पीने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं चाय पीकर वापस आता हूँ तो मैं उस ढाबे से निकलकर एक जगह पर खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहा था। लेकिन तभी अचानक से सिगरेट पीते पीते ही मेरी नज़र मेरे ट्रक की तरफ जाती है और मुझे दूर से दिखाई देता है कि मेरे ट्रक के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो मेरे ट्रक के ऊपर बैठा बैठा कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई पागल है, क्योंकि वो ट्रक के ऊपर खड़ा होकर अजीब तरीके से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके आसमान की तरफ देख रहा था और शायद किसी से बातें भी कर रहा था। उसको देखकर मुझे लगता है कि कहीं ये कोई चोर ना हो जो कि मेरे ट्रक से सीमेंट चुरा रहा हो। उसको देखकर मैं अचानक से मेरे ट्रक की तरफ दौड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाकर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद मैं अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर भी देखता हूँ, लेकिन अब ऊपर भी कोई नहीं था। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि यह कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही पल पहले तो वो आदमी मेरे ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा और उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अब मैं मेरे ट्रक को वहाँ से स्टार्ट करके आगे के सफ़र के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन अब आगे का सफ़र मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक होने वाला था, क्योंकि अब मेरे साथ आगे वो घटना होने वाली थी जिसके होने के बाद मैंने साक्षात अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था। दरअसल उस ढाबे से आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, क्योंकि वो जो हाईवे था उसमें रात के लगभग 1 बजे से 4 बजे के बीच में इतने ज़्यादा साधन नहीं चलाते थे। अगर कोई साधन चलता था तो वो सिर्फ ट्रक या फिर रात को लंबे सफ़र पर चलने वाली बस ही चलती थी। इसी वजह से उस रात मुझे भी उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर कोई नज़र आ रहा था तो वो मेरी तरह ही कोई इक्का दुक्का ट्रक वाला नज़र आ रहा था। अब उस हाईवे पर निकले हुए मुझे लगभग आधे घंटे का समय हो चुका था और उस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। अब रात धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि उस वक्त मेरे साथ मेरा कोई खलासी क्यों नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मेरे जीवन में शुरू से, जब से मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम सीखा था, तभी से मैं अपने साथ किसी भी खलासी को नहीं रखता था, क्योंकि मुझे अकेले ही सफ़र तय करना अच्छा लगता था। और जब मैं ट्रक चलाते हुए थक जाता था तो मैं किसी ढाबे या होटल पर अपने ट्रक को रोक कर सो जाता था, और जब मेरी नींद पूरी हो जाती थी तब मैं अपने आगे के सफ़र को तय कर लेता था। इसी वजह से उस दिन भी मेरे साथ कोई भी खलासी नहीं था और उस दिन मेरे अलावा ट्रक में कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा था कि मेरे अलावा ट्रक में कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर शायद मेरे अलावा भी उस ट्रक में कोई था, क्योंकि उस वक्त अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो अब वापस से मुझे उस चीज़ का एहसास होने लगा था कि जैसे फिर से मेरे ट्रक में कोई है। उस वक्त जैसे ही मैं सामने की तरफ देखकर ट्रक चलाता था तो एक हल्की सी सफ़ेद सी परछाई मुझे मेरे बगल में ही केबिन में बैठी हुई नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ अपनी नज़रों को घुमाता था तो मुझे मेरी बगल वाली सीट खाली ही नज़र आती थी। जब यह चीज़ मेरे साथ बार बार हो रही थी तो उस वक्त मैं सोचता हूँ
कि आज मुझे फिर से वैसा ही एहसास क्यों हो रहा है कि जैसे मेरे साथ इस ट्रक में मेरे अलावा और भी कोई है। लेकिन अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, इससे मैं उस वक्त बिल्कुल अनजान था। अभी मैं उस रास्ते पर ट्रक चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र साइड वाले मिरर पर जाती है। और जैसे ही मेरी नज़र साइड वाले मिरर पर जाती है तो अचानक से मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे उस शीशे में दिखाई देता है कि मेरे ट्रक के पीछे की तरफ कोई लटका हुआ है। लेकिन उस वक्त मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी मैं ट्रक चलाते चलाते ही अपनी खिड़की से मुंह निकालकर पीछे की तरफ देखकर बोलता हूं कि अरे मरना है क्या? कौन हो तुम? और इस तरीके से मेरे ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए हो? अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे मेरे सामने की तरफ से एक तेज रफ्तार में हॉर्न बजाता हुआ दूसरा ट्रक नजर आता है। अचानक से उस तेज रफ्तार ट्रक को हॉर्न बजाते हुए मेरी तरफ आता देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं। और घबराहट में मैं अचानक से मेरे ट्रक के वहीं ब्रेक लगा देता हूं, जिसकी वजह से मेरा ट्रक फिसलता हुआ उस हाईवे के बगल में जाकर रुक जाता है। वो जो कुछ भी था वो बहुत ही ज्यादा भयंकर था। लेकिन जब ट्रक के रुकते ही मैं फिर से अपनी खिड़की से पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो ट्रक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अभी अभी तो वो मेरे सामने से गुजरा ही था, फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त जब मैं उस ट्रक को देखने के लिए अपनी गर्दन को खिड़की से निकालकर पीछे की तरफ देख रहा था तो मुझे पीछे की तरफ कोई ट्रक तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर सड़क पर मुझे वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उस ढाबे पर मेरे ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन इस बार भी मुझे उस आदमी की सिर्फ पीठ ही दिखाई दे रही थी। अब भी वो सड़क के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और अपने दोनों हाथों को ठीक उसी तरीके से ऊपर की तरफ करके आसमान की तरफ देख रहा था। उस चीज को देखते ही मैं समझ जाता हूं कि हो ना हो ये जो कोई भी है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर और खतरनाक है और ये कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि उस वक्त जिस हाईवे पर मैं था वो एक 4 लाइन हाईवे था, यानी कि उसमें एक तरफ से तो गाड़ियां जाती थीं और डिवाइडर के दूसरी तरफ से गाड़ियां आती थीं। लेकिन उस वक्त मुझे वो जो ट्रक मेरे सामने से आता हुआ दिखाई दिया था वो मेरी तरफ से जाने वाली लाइन में ही तेज हॉर्न के साथ मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया था और फिर पलक झपकते ही अचानक से पता नहीं कहां गायब हो गया था। उस वक्त तक मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और मेरी सांसें भी काफी तेज तेज चलने लगी थी। लेकिन जब मैं अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर देखता हूं तो मुझे वो जगह काफी ज्यादा सुनसान दिखाई देती है। इसी वजह से उस वक्त मैं उस जगह से निकलना ही ठीक समझता हूं और फिर उसके बाद मैं अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट करता हूं और आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। लेकिन इस बार मैंने अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा धीमा ही रखा था, क्योंकि बार बार मुझे इस चीज का एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे साथ फिर से वो हादसा हो सकता है। अभी मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ लेकर जा ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ से उस घनी अंधेरी रात में एक तूफान सा आता हुआ दिखाई देता है। दूर से उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आगे की तरफ से कोई बहुत ही बड़ा बवंडर या फिर तूफान आ रहा है और वो तूफान दिखने में काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। अब थोड़ी ही देर में वो तूफान मेरे पास पहुंच जाता है और उस वक्त काफी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब उन हवाओं के बीच ही मैं अपने ट्रक को उस हाईवे पर आगे की तरफ लेकर जा रहा था। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब मैंने वो ट्रक खरीदा था उस वक्त उस ट्रक की जो दोनों तरफ की केबिन की खिड़कियां थीं उन खिड़कियों में शीशा नहीं था और उस वक्त मैंने सोचा था कि जब मैं मेरे इस ट्रक से अपनी पहली कमाई लूंगा तभी उस पहली कमाई से ही इस ट्रक में खिड़कियों के दोनों तरफ के शीशे डलवाऊंगा। अब क्योंकि उस वक्त मेरे ट्रक में खिड़कियों के शीशे नहीं थे तो उन धूल भरी आंधियों की मिट्टी उस वक्त मेरे पूरे केबिन में भी आ गई थी, जिसकी वजह से अब मुझे ट्रक चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसके साथ ही अब मुझे चलते हुए ट्रक में उन तेज हवाओं की अजब सी सन सन की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी तो मुझे सिर्फ उस तेज हवा की ही आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही पल बाद मुझे एक आवाज अपने कानों में सुनाई देती है और वो वही आवाज थी जो अक्सर मुझे कई बार सुनाई दिया करती थी। उस दिन अचानक से पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जा, आज तुझे रुकना ही होगा। अगर तू आज नहीं रुका तो तेरे साथ सच में बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूं वो तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? उस आवाज को सुनकर मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगता है
कि जैसे आज फिर से मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला है। लेकिन उस वक्त मैं उस तूफान में अपने ट्रक को रोकना ठीक नहीं समझता हूँ और इसी वजह से मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ चलाता ही रहता हूँ। अभी मैं थोड़ा आगे आया ही था कि तभी अचानक से ट्रक चलाते चलाते ही मुझे पीछे की तरफ से किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी खिड़की के बिल्कुल पीछे की तरफ ही कोई इतना तेज चिल्लाया हो। उस चिल्लाने की आवाज के साथ ही मुझे फिर से एक आवाज सुनाई देती है और इस बार वो आवाज बिल्कुल वही आवाज थी जो थोड़ी देर पहले ही सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल आवाज में नहीं बोल रहा था, बल्कि इस बार वो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि रुक जा, और यह कहने के साथ ही अजीब तरीके से जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब मुझे मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से वो आवाज सुनाई देती है तो मैं मेरी नजरों को एक पल के लिए पीछे वाले मिरर की तरफ घूमता हूँ और जब मैं उस मिरर में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी खिड़की के बिल्कुल पीछे ही वही आदमी लटका हुआ है जो मुझे उसे ढाबे पर और थोड़ी देर पहले उस सड़क पर दिखाई दिया था। लेकिन इस बार वो मुझे सामने की तरफ से दिखाई देता है, यानी कि पहले 2 बार देखने पर तो मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई दी थी, लेकिन इस बार मुझे उसका चेहरा भी दिखाई देता है और उसका चेहरा देखते ही मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ कि उस वक्त में थर थर कांपने लगता हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने ट्रक को कैसे चलाऊं, क्योंकि शायद उस वक्त मेरे हाथ पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे इतना ज्यादा डरने की वजह यह थी कि उस वक्त मुझे उस आदमी का चेहरा इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि उसको देखते ही मुझे अचानक से कलेजे में एक धक्का सा लगता है और कुछ पल के लिए तो अचानक से मेरी सांस ही रुक गई थी। जब मैं मिरर में उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके सिर पर किसी औरत की तरह लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से कुचला हुआ है और उसको कुचले हुए चेहरे से लगातार खून सा बह रहा है। उसके होंठ टूटकर नीचे की तरफ लटके हुए थे। उसके उस चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका यह चेहरा किसी एक्सीडेंट में बुरी तरीके से कुचला गया हो, लेकिन वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था और जब वो बोल रहा था कि रुक जा, तो बोलते वक्त उसके फूटे हुए चेहरे से मांस के चिथड़े खून के साथ नीचे गिर रहे थे। अभी मैं उस साइड वाले मिरर में उसकी तरफ एक तक देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल वाली सीट से ही एक आवाज आती है कि उस तरफ क्या देख रहा है, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ। और जैसे ही मुझे वो आवाज आती है तो मैं अचानक से पलटकर मेरी साइड वाली सीट की तरफ देखता हूँ। जैसे ही मैं मेरी साइड वाली सीट की तरफ देखता हूँ तो मैं पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता हूँ। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी तरफ देखते ही मैं थर थर कांपने लगता हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से डरा हुआ देखकर वो उस फूटे हुए चेहरे से भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और उसके उस डरावने चेहरे पर वो मुस्कुराहट उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा कातिलाना लग रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा ही मार गया हो और अब ट्रक अपने आप ही सामने की तरफ सड़क पर चलता जा रहा था, जो कि कभी भी कहीं भी ठुक सकता था। पहले तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्राता है और फिर थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते ही अचानक से चिल्लाते हुए मुझे कहता है कि तुझे शुरू से मैं कह रहा हूं कि रुक जा, लेकिन तू तो मेरी सुन ही नहीं रहा। आखिर परेशान होकर मुझे अपने आप को तेरे सामने लाना ही पड़ा। मैं तुझे इस तरीके से डराना तो नहीं चाहता था, लेकिन इतने दिनों से तू मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अब मुझे यह बात कहते कहते ही अचानक से वो अपने होठों से और चेहरे से पड़ते हुए खून को अपने हाथों की उंगलियों से अजीब तरीके से चाटने लगता है और अपने खून को चाटते छाटते ही वो अचानक से अपने एक हाथ को मेरी तरफ भी बढ़ाता है। उसको मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यह कोई जिंदा इंसान तो नहीं है, बल्कि कोई जिन्न पिशाच या फिर छलावा है जिसने कि मुझे आज अपने जाल में फंसा लिया है। तभी उसका वो हाथ मेरे काफी ज्यादा करीब आ जाता है। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि इससे पहले कि इसका इरादा कुछ बदले, उससे पहले ही मैं थोड़ी हिम्मत करके उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी हिम्मत करके मैं उसे बोलता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
उससे बात करते करते मैं मन ही मन अपने इष्ट देवता भगवान शिव को भी याद करने लगता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने भगवान शिव से प्रेरित होकर ही मेरा नाम शंकर निकाला था और मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शायद इसी वजह से अब तक मैं उस डरावनी चीज से बचा हुआ था। इसी वजह से शायद अब तक उसने मेरे ऊपर हमला नहीं किया था। उस वक्त मैं अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए उनसे यह कह रहा था कि हे भोलेनाथ, मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा लो। आज तुम्हारा भक्त एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है जहां पर वो बिल्कुल बेबस और लाचार हैं और उसे मुसीबत से अब तुम ही निकाल सकते हो। अभी मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मेरे बगल में ही बैठा हुआ वो जो कोई भी था वो अजीब तरीके से उछलने लगता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको कोई करंट लग रहा हो, लेकिन तभी उछलते उछलते वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है। पर उसके अचानक से गायब होने से पहले मेरे साथ एक अजीब सी और भयंकर चीज होती है। दरअसल अभी मैं उसको उस तरीके से उछलते हुए देख ही रहा था और ये सोच रहा था कि इसको अचानक से क्या हो गया। पर उसको उस तरीके से उछलता हुआ देखकर मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। मुझको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये अपने और भी ज्यादा भयंकर, विकराल और डरावने रूप में तो नहीं आ रहा कि तबीयत अचानक से मुझे फिर से मेरी आंखों पर एक बहुत तेज रोशनी पड़ती हुई दिखाई देती है और सामने की तरफ से एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जब मैं अचानक से सामने की तरफ देखता हूँ तो फिर से मेरे सामने से एक ट्रक मेरी तरफ आते हुए मुझे दिखाई देता है। उसको देखते ही अचानक से मेरे शरीर में एक हलचल होती है और मैं तुरंत ही अपने ट्रक को साइड की तरफ काटने की कोशिश करता हूँ और वो तेज रफ्तार ट्रक भी मेरे बगल से होते हुए पीछे की तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बार जब मैं खिड़की से पीछे की तरफ मुंह करके उस ट्रक को देखता हूँ तो वो ट्रक मुझे तेज रफ्तार में पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब मुझे वो ट्रक पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है तो उस ट्रक पर मुझे एक चीज ऐसी दिखाई देती है जिसको देखकर मैं समझ गया था कि वो क्या चीज थी। दरअसल उस ट्रक में पीछे की तरफ जो लकड़ी के फंटे लगे हुए थे उन पर भगवान शिव की तस्वीर बनी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि जिस पर शिव का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस चीज को देखकर जैसे ही मैं वापस अपने केबिन की तरफ नजर घुमाता हूं तो अब वो चीज मेरे केबिन से गायब थी। यानी कि वो जो कोई भी था अब वो मेरे केबिन से गायब था। लेकिन उसने गायब होने से पहले जब वो अजीब तरीके से उछल रहा था और उस ट्रक के आने से पहले उछलते हुए उसने एक बार मेरे से एक बात कही थी। दरअसल उसने उछलते हुए अपनी आंखों को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकालकर मुझसे कहा था कि तूने यह ट्रक खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने यह ट्रक खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उछलते हुए 2 बार मेरे से वो बात कही थी, पर इससे आगे की वो कुछ और बोल पाता तभी अचानक से मुझे सामने की तरफ से वो ट्रक आता हुआ दिखाई देता है और उसके आगे जो कुछ हुआ वो आपको पता है। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे जल्दी ही अपनी फोटो के ऊपर हार टंगा हुआ नहीं देखना है तो जितना जल्दी हो सके इस ट्रक को जिससे मैं खरीद कर लाया हूं उसी को वापस दे आना है। अब थोड़ी ही देर में वो तूफान भी शांत हो चुका था और आगे की तरफ मुझे एक बड़ी सी होटल नजर आती है जिसको देखकर मैं अपने ट्रक को उसकी पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ। उस वक्त रात का काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, इसी वजह से मैं सुबह होने तक तो उसी होटल पर रुकता हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो मैं वहीं से अपने मालिक को फोन करता हूँ और शुरू से लेकर अंत तक आज भी जो कुछ हुआ था वो सारी बात उनको बताता हूँ। मेरी बात को सुनकर वो मुझे कहते हैं कि तुमने उस ट्रक में जो माल भर रखा है उसको तो उस जगह पहुंचा कर आ जाओ और वापस आकर हम दोनों इस ट्रक को उस बूढ़े आदमी को वापस दे आएंगे। फिर आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। जब हम लोग उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक को वापस लेकर गए तो उस ट्रक को अपने घर के सामने वापस आकर रुकता हुआ देखकर ही उस बूढ़े आदमी की शक्ल से तो रंग ही उड़ गया था। और जब मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आपने मुझे यह कैसा ट्रक बेचा है, इसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक हुई सारी घटनाएं बताता हूँ। मेरे मुंह से वो बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत तेज तेज रोने लगता है। जब मैं और मेरा मालिक उससे रोने की वजह पूछते हैं तो वो बूढ़ा आदमी हमसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मेरा बेटा कहीं विदेश में काम करता है। वो कोई विदेश में काम नहीं करता, बल्कि उसकी तो आज से लगभग 6 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
और वहीं इस ट्रक का मालिक था। वो भी आपकी तरह ही ट्रक ड्राइवर था, लेकिन एक बार रास्ते में ही इस ट्रक का टायर पंचर हो गया था और उस वक्त मेरे बेटे के साथ कोई भी नहीं था। तो मेरा बेटा अकेला ही ट्रक को साइड में लगाकर ट्रक का टायर पलटने के लिए लगा हुआ था। लेकिन तभी सामने की तरफ से आते हुए एक दूसरे ट्रक ने मेरे बेटे को टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में मेरे बेटे की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। जब मैं उसकी लाश को देखने के लिए गया तो उसके चेहरे को देखकर मैं इतना ज्यादा रोया कि उस वक्त मुझको रोता हुआ देखने वालों की भी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि उस वक्त मेरे बेटे का चेहरा पूरी तरीके से कुचल चुका था। उसको देखकर ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा ही है। उस दिन के बाद मैंने इस ट्रक को कई लोगों को बेचने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरह ही सभी लोग इस ट्रक को वापस लाकर खड़ा कर देते हैं और जो कहानी आपने बताई वही कहानी सभी लोग बताते हैं। शायद मेरे बेटे की आत्मा नहीं चाहती कि मैं किसी को भी उसका ये ट्रक बेचूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।